जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा शब्द के भेद। और शब्द के भेद में हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। तो इस शब्द के भेदों में आज का नया टॉपिक हमारा संज्ञा होगा, शब्द के भेद। तो इन चार भेदों में से पहला जो भेद है वो है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद चार, जो कि आपने कंप्लीट कर लिए हैं कल वाली क्लास। इसमें से एक था आपका तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशी शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। ये कल हमने कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर आपको ये ध्यान रखना है, व्युत्पत्ति उद्गम, व्युत्पत्ति उद्गम उद्भव, व्युत्पत्ति उद्गम उद्भव के आधार पर, व्युत्पत्ति उद्गम उद्भव के आधार पर शब्द के भेद। और वो शब्द के भेद होते हैं 5। और इन 5 भेदों के अंतर्गत आपका एक संकर शब्द आ जाएगा। इसमें तत्सम तो है ही, तत्सम, तद्भव, तत्सम तद्भव, देशी, तत्सम तद्भव, देशी विदेशी, देशी विदेशी। और 5वां है जी आपका संकर, जो कि बचा हुआ है। 5वां क्या है आपका? संकर शब्द। 5वां क्या है जी आपका? संकर शब्द। तत्सम तद्भव, देशी विदेशी और संकर शब्द। तो ये है जी हमारे शब्द के भेद, ये आपको ध्यान रखना है। तत्सम तद्भव, देशी विदेशी, संकर। इसके बाद हमें यहाँ संकर शब्द के बारे में जानना है। संकर शब्द, संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के, दो अलग अलग भाषा के शब्द, दो अलग अलग भाषा के शब्द क्या है जी? संकर शब्द। दो अलग अलग भाषा कैसी हो गई? जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक अंग्रेजी का शब्द ले लिया। मैं इसको पहले लिख के देता हूँ। रेलगाड़ी, रेल यात्री, रेल सवारी, रेल डिब्बा, रेल यान, रेल नीति। अब इसमें दो अलग अलग भाषा के शब्द कौन से आए? इसमें जी एक तो है सबसे पहले जो रेल शब्द है वो है अंग्रेजी का। तो किसका है? अंग्रेजी। और दूसरा गाड़ी इसमें है दोस्तों हिंदी। इसमें रेल किसका है? रेल अंग्रेजी का है। और यात्री जो है वो संस्कृत का। इसके बाद यहाँ पे ये अंग्रेजी का और सवारी जो है वो हिंदी का है। इसके बाद यहाँ पर ये अंग्रेजी का है और ये क्या है जी? हिंदी का। यहाँ पे ये अंग्रेजी का है और यान किसका है जी? संस्कृत। यहाँ पे रेल अंग्रेजी का है और नीर शब्द है हिंदी। ऐसे ही आप दूसरे शब्दों को देखो। जांचकर्ता, डाकघर, अजायब घर, जांचकर्ता, डाकघर और अजायब घर। अब इसमें क्या है? जांच हिंदी और संस्कृत। इसमें डाक किसका है? उर्दू और
ये हिंदी आ जाएगा, किसका है जिसमें उर्दू और हिंदी। तो संकर शब्द आपके दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। अगर ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ क्लियर है, क्योंकि एक बच्चे को साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए इसकी। जी यहाँ तक क्लियर है? जी जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर है? तो दो अलग अलग भाषा के शब्द क्या कहलाएंगे? संकर। संकर प्रजाति भी होती है, उसमें भी दो अलग अलग नस्ल होती है। तो रेल शब्द किसका है? अंग्रेजी का है। गाड़ी शब्द हिंदी का है। कैसे पहचानोगे? क्योंकि यहाँ गाड़ी में आपने उत्तक्षेपित व्यंजन का प्रयोग किया, और उत्तक्षेपित व्यंजन का प्रयोग हिंदी में तद्भव के रूप में होता है। रेल शब्द अंग्रेजी का है, क्योंकि रेल अंग्रेज लेके आए भारत के अंतर्गत। तो जिसके द्वारा जो वस्तु बनाई गई, नाम भी उसी भाषा में उस व्यक्ति के द्वारा रखा जाएगा जो उसकी अपनी भाषा है। तो रेल को बनाने का, लाने का, चलाने का काम अंग्रेजों ने किया, और अंग्रेज अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है इसका नामकरण भी अंग्रेजी में हुआ। गाड़ी शब्द हिंदी है, क्योंकि आपको ये बताया गया तद्भव शब्द में कि उत्तक्षेपित व्यंजन का प्रयोग हम तद्भव अर्थात हिंदी में करते हैं। यहाँ पे ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का प्रयोग संस्कृत में तत्सम में होता है। यात्री तत्सम शब्द है, और सवारी हिंदी का तद्भव शब्द है, सरल सुगम आसान है। डिब्बा द्वित व्यंजन का प्रयोग है। द्वित व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हिंदी के तद्भव कहलाते हैं। यान संस्कृत का शब्द है, इसी यान को क्या कह रहे हैं? यहाँ गाड़ी कह रहे हैं। भाई यान संस्कृत का, तद्भव क्या है उसका? गाड़ी। यात्री तत्सम संस्कृत का, और सवारी उसका क्या है? तद्भव है। ये नीर क्या है? ये हिंदी का शब्द है, क्योंकि जल बोलते हैं संस्कृत में तो हम, जलम जीवनम। तो रेल अंग्रेजी का हो गया, नीर क्या है आपका? हिंदी का। इसमें आया है अर्धचंद बिंदु। तो अर्धचंद बिंदु वाले जो शब्द है वो हिंदी के तद्भव है। और यहाँ तैरने वाले रे का प्रयोग कहाँ करते हैं? हम संस्कृत के तत्सम शब्दों में। डाक जो व्यवस्था है, चौकी व्यवस्था है, ये सब किसकी देन थी? मुस्लिमों की। और मुस्लिम शासनकाल में क्या बोली जा रही थी? उर्दू। इसलिए डाक जो शब्द है वो उर्दू का है, और घर शब्द हिंदी का है। तो डाकघर क्या हो गया आपका? ऐसे टिकट घर। तो टिकट घर जो शब्द है, तो टिकट किसने बनाया? अंग्रेजों ने। भाई टिकट को आप क्या लिखोगे? इंग्लिश में टिकट ही लिखोगे ना। तो यहाँ पर ये टिकट घर जो शब्द है, ये क्या हो गया जी आपका? ये हो गया अंग्रेजी, अंग्रेजी और हिंदी। ये क्या हो गया जी? अंग्रेजी और हिंदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टिकट अंग्रेजी का और घर शब्द हिंदी का। अजायब में आपने यहाँ क्या दिया है? जय के नीचे बिंदु तल नुक्ता। बिंदु तल नुक्ते का प्रयोग कहाँ होता है? उर्दू के शब्दों में। जो 5 आगत ध्वनियां हैं, कै खे गे जैप है, तो इससे पहचान लिया ये उर्दू का है, घर शब्द हिंदी का। टिकट को इंग्लिश में आप टिकट लिखोगे, अंग्रेजी का है, घर शब्द हिंदी का। डाक आपका उर्दू का है, घर शब्द हिंदी का है। जांच जो है वो हिंदी का है, क्योंकि इस पे क्या है? अर्धचंद्र बिंदु है। और ये क्या है आपका? संस्कृत का, क्योंकि ये तैरने वाला रे किसमें प्रयोग हुआ? ये संस्कृत में प्रयोग हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ दो अलग अलग भाषा के जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द। जी यहाँ तक क्लियर? अब आ जाओ शब्द के, ये तो भेद हो गए जी आपके कंप्लीट। उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद होते हैं, जिसमें संकर को काउंट नहीं करते। उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पे शब्द के भेद 5 होते हैं, जिसमें संकर शब्द भी आता है। अब पढ़ोगे आप दूसरा भेद, विकार परिवर्तन, विकार परिवर्तन, रूप रूपांतर। विकार परिवर्तन रूप रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। विकार परिवर्तन रूप रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, और ये भेद होते हैं 2। इनमें से एक भेद होता है हमारा विकारी शब्द। एक भेद क्या होगा? विकारी शब्द। और दूसरा जो भेद होता है वो होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के हैं जी हमारे, और अविकारी जो शब्द हैं वो भी 4 प्रकार। इन विकारी का दूसरा नाम पदबंध होता है, इनको हम पदबंध भी कहते हैं। और इनका दूसरा नाम अव्यय और निपात। इनका दूसरा नाम अव्यय और निपात होता है। यहाँ पहला शब्द है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, और चौथा है क्रिया। क्लियर? तो आज हमें इन विकारी शब्दों के बारे में पढ़ना है, और जो टॉपिक जो होंगे हमारे वो संज्ञा शब्द। क्लियर? चलो अब विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होंगे? जो शब्द
लिंग वचन पुरुष, जो शब्द लिंग वचन पुरुष में परिवर्तित, जो शब्द लिंग वचन पुरुष में परिवर्तित हो जाते हैं, जो शब्द लिंग वचन पुरुष में परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी कहलाते हैं। जिन शब्दों पर जिन शब्दों पर जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष का जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष का प्रभाव पड़ने पर, जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तित हो जाए, पर प्रभाव पड़ने पर रूप परिवर्तित हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? विकारी। तीसरा, विकारी शब्द का दूसरा नाम पदबंध। विकारी शब्द का दूसरा नाम पदबंध भी होता है। विकारी शब्द का दूसरा नाम पदबंध भी होता है। और विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। इनमें से यहां लिख लेते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद जैसे संज्ञा शब्द हैं, ये कैसे बदलेंगे? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और ये क्या है? क्रिया। संज्ञा क्या है? यहाँ संज्ञा शब्द है, यहाँ लड़का, लड़की और लड़के बदल गए। ऐसे बेटा, बेटी, बेटी। यहाँ सर्वनाम में मैं, मेरा, मैं, मेरा, मेरी, मेरे और मुझे। विशेषण क्या है जी? सुंदर, और ये क्या है? सुंदर। क्रिया क्या है जी? पढ़ता, पढ़ती, पढ़ती, पढ़ता, पढ़ती और पढ़ती। ये आपको ध्यान रखना है। लड़का, लड़की, लड़के, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, सुंदर, सुंदरी, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये लिंग वचन काल कारक में बदल रहे हैं। इसी वजह से इनको हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। इनमें से पहला है संज्ञा। सम और ज्ञा से मिलकर बना शब्द है। सम, उपसर्ग तथा सम, उपसर्ग तथा ज्ञान, ज्ञान कराने वाला। ज्ञान, सम, उपसर्ग तथा ज्ञान आने वाला। तथा ज्ञान क्या है? ज्ञान कराने वाला। तीसरा, संज्ञा शब्द में अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह ज्ञ के स्थान पर, ज्ञ के स्थान पर प्रयुक्त है। जिन शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी का, जिन शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी का बोध या ज्ञान हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे संज्ञा शब्द। अब जैसे वस्तु के अंदर क्या आ गया? घर और मकान।
पदार्थ कोई भी चीज ले लो, जैसे यहाँ सोना चांदी है, ये भी संज्ञा ही है। व्यक्ति राम और सीता, प्राणी है पशु और पक्षी। तो ये आपको ध्यान रखना है, घर, मकान, सोना, चांदी, राम, सीता, पशु और पक्षी। ध्यान, जब जिन शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी का बोध, अवस्था का भी बोध हो सकता है, भाव का भी बोध हो सकता है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, ठीक है जी, इसी में कर लेते हैं। अवस्था, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी, अवस्था, भाव। अवस्था क्या है? लड़का, लड़की। भाव क्या है? प्रेम और क्रोध। जिन शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी, अवस्था, भाव का भाव का भाव का भाव का बोध या ज्ञान, भाव का बोध या ज्ञान हो, क्या कहलाते हैं? वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कुल 5 भेद होते हैं, मूल भेद होते हैं आपके 3। पहला भेद जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और फिफ्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपको ध्यान रखना है। संज्ञा के ये 3 तो है दोस्तों हमारे मूल भेद, मूल भेद 3 है, और इन सबको मिला लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे कुल भेद। कुल भेद कितने हैं? 5। इनकी पहले जातिवाचक, व्यक्ति और भाववाचक ही था। जब आपसे पूछे संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ऑप्शन में 3 भी और 5 भी, राइट आंसर 5 है, क्योंकि हिंदी में 5 प्रकार की संज्ञा होती है। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर शब्द मूल का प्रयोग हो रहा हो, संज्ञा के मूल भेद कितने हैं, ऑप्शन में 3 भी और 5 भी, तो राइट आंसर केवल 3। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आती है, ये ध्यान रखना है आप। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगी? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर? चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें से पहले है हमारे जातिवाचक। यहाँ तक अगर बेसिक क्वेश्चन क्लियर हो गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए इसकी। जातिवाचक संज्ञा कहाँ होगी? जिस संज्ञा से किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी, जिस संज्ञा से किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी, किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी की जाति, वर्ग, समुदाय का ज्ञान हो। क्लियर? तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब कैसे पता चलेगा जी? जैसे हमने यहाँ पे ले लिया शिक्षक, वकील, डॉक्टर, नेता, अभिनेता, इंजीनियर। अब इनमें से अगर हम किसी एक की बात करेंगे, हिंदी के शिक्षक की, अंग्रेजी के शिक्षक की, व्यक्तिवाचक, वकील में से किसी एक की करेंगे। सिविल वाले अलग होते हैं, ठीक है, फाइनेंस वाले वकील अलग होते हैं,
तो इसके साथ डॉक्टर की किसी एक की बात करेंगे, कोई दांत का डॉक्टर है, कोई आंख नाक कान गले का डॉक्टर है, तो इसके साथ यहाँ पे नेता की किसी एक नेता की बात करेंगे तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर गाय जातिवाचक है, लड़का जातिवाचक है, नदी, नहर, पर्वत, ये सब क्या है जी आपके जातिवाचक। फल, सब्जी, पेड़, पौधे या पौधा, ये सब क्या है जी आपके जातिवाचक। जब इनमें से किसी एक की बात करोगे तो वो बनेंगे व्यक्तिवाचक। शिक्षक में से एक ले लिया, हिंदी का शिक्षक, ठीक है जी। गाय में से एक ले ली, नील गाय, देसी गाय, साहिवाल गाय, अमेरिकन गाय। लड़के में से एक ले लिया, राम। नदी में से एक, गंगा। नहर में से एक, गंग नहर। पर्वत में से एक, हिमालय। फल में से एक, आम। सब्जी में से एक, लौकी। पेड़ में से एक, शीशम का पेड़। पौधे में से एक, तुलसी का पौधा। तो ये सब मैं क्या कर, जो व्हाइट से लिखा हूँ सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि जब जातिवाचक संज्ञा जो किसी एक वर्ग को, समुदाय को, किसी की जाति को बता रही थी, और ये ध्यान रखना है, ये मैं यहाँ लिख चुका हूँ। समूहवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा किसके अंदर आती है, जातिवाचक के अंदर। जब ये ऑप्शन में नहीं होंगे तो इनके एग्जाम्पल किसके अंदर होंगे, जातिवाचक। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहेंगे कि शिक्षक, वकील, डॉक्टर, नेता, इनका प्रयोग तो हम समूह में कर सकते हैं ना। पुलिस का प्रयोग समूह में करते हैं, फौज का प्रयोग समूह में करते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, सब्जी की, फल की, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि इनको तोल के लिया जाता है और इनको तोला जाता है, द्रव्यवाचक है। लेकिन जब द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है, फल सब्जी तो जातिवाचक के अंदर है। फल के अंदर बहुत सारे फल है, किसी एक वर्ग, जाति, समुदाय को बता रहा है। सब्जी के अंदर बहुत सारी सब्जी आती है। जब उनमें से इंडिविजुअली किसी एक की बात करते हैं तो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक। ऐसे ही और दूसरे एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ आ गया आपका पशु, पक्षी, पुस्तक। पशु, पक्षी, पुस्तक, ये सब क्या कहलाएंगे, लड़की, देश, राज्य, देश, राज्य, राजधानी, देश, राज्य, राजधानी, नगर और शहर। अब पशुओं में से एक ले लो जी। पशुओं में से हमने हाथी ले लिया, पक्षी में से मोर, ये सब व्यक्तिवाचक। पुस्तक में से एक ले लीजिए, रामायण। लड़की में से एक, राधा, व्यक्तिवाचक। देश में से भारत। राज्य ले लिया उत्तर प्रदेश, राजधानी ले ली लखनऊ उत्तर प्रदेश की या भारत की दिल्ली। नगर में से हमने कानपुर नगर ले लिया, शहर में से मेरठ। तो ये क्या कहलाए, ये व्यक्तिवाचक। अब पशु के अंदर सारे पशु आ गए, तो वो एक लार्ज स्केल, एक समुदाय, एक वर्ग, एक जाति को बता रहा है। पक्षी के अंदर सारे पक्षी, पुस्तक के अंदर सारी पुस्तकें आ गई। ऐसे लड़के के अंदर देश, राज्य, राजधानी, नगर, शहर, ये सब के सब क्या है, आपके जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है, क्योंकि जिन शब्दों से आपको ये ध्यान रखना है, किसी की जाति का ज्ञान हो, किसी के वर्ग का ज्ञान हो, किसी समुदाय का ज्ञान हो, तो वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा। वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा। तो जहाँ किसी जाति, किसी वर्ग, किसी समुदाय का ज्ञान हो तो उसको क्या बोला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा शब्द बोला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इसमें यहाँ पर देखते हैं जी सेंटेंस के माध्यम से। फलों का राजा आम होता है। आपको बताना है जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक। अगर ये जातिवाचक है आप इसके लिए ए टाइप कर सकते हैं, जातिवाचक के लिए। अगर ये व्यक्तिवाचक का सेंटेंस है इसके लिए आप बी टाइप कर सकते हैं। तो फलों का राजा आम होता है, ये क्या कहलाया आपका, दूसरा। केला सबसे पौष्टिक फल है, केला सबसे पौष्टिक फल है, तीसरा। फलों का राजा आम होता है, केला सबसे पौष्टिक फल है, आम रसीला होता है।
आम रसीला होता है। दशहरी आम, दशहरी आम, दशहरी आम सबसे मीठा होता है। दशहरी आम सबसे मीठा होता है। दशहरी आम सबसे मीठा होता है। जंगल का राजा शेर है। शेर ताकतवर होता है। जंगल का राजा शेर है और शेर ताकतवर होता है। पशुओं में शेर ताकतवर है। पशुओं में शेर ताकतवर है। पशुओं में शेर ताकतवर है। गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। भारत में गाय को पूजा जाता है। देसी गाय, देसी गाय सबसे, देसी गाय सबसे सीधी होती है। देसी गाय सबसे सीधी होती है। चलो अब इनको कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है सेंटेंस में कैसे देखना होता है। एक तो आता है क्वेश्चन आपका, ये शब्द देखिए इस तरीके से पूछ लेगा कि इसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल किसी एक की बात करेगा, और जाति में किसी जाति वर्ग समुदाय की बात करेगा। या फिर वो सेंटेंस देगा फलों का राजा आम होता है, में जातिवाचक संज्ञा है, राजा भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन आम क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो फलों का राजा आम होता है तो आम को फलों का राजा बताया गया, इसीलिए प्यारे दोस्तों ये सेंटेंस व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। ठीक है जी। अगर वो पर्टिकुलर अंडरलाइन करा, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया फलों को बताइए जी क्या है, तो आपका वो जातिवाचक है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए, आपका वो जातिवाचक। वो किसी को अंडरलाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आपको पूरे सेंटेंस में पूछ रहा है फलों का राजा आम होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। केला सबसे पौष्टिक फल है, तो केला सबसे पौष्टिक फल है, तो इसमें फल में से केले को छांटा गया, इसीलिए ये भी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम रसीला होता है, ये जातिवाचक संज्ञा है। आम रसीला होता है, ये क्या है जी जातिवाचक संज्ञा। दशहरी आम सबसे मीठा होता है, दशहरी आम सबसे मीठा होता है, आम में से किसी एक को छांटा गया और वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो क्या है जी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जंगल का राजा शेर है, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर जंगल का राजा शेर है, तो ये शेर क्या कहलाया जी यहाँ पे व्यक्तिवाचक। बहुत सारे पशुओं में से शेर को राजा बताया गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शेर ताकतवर होता है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। पशुओं में शेर ताकतवर होता है, यहाँ शेर व्यक्तिवाचक हो गया, क्या है जी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझो पहले फलों में से एक को छांटा गया, जब बहुतों में से किसी एक को छांटा जाएगा तो व्यक्तिवाचक है। केला सबसे पौष्टिक फल है, इसमें फल अपने आप में जातिवाचक है यहाँ, लेकिन पूरा सेंटेंस व्यक्तिवाचक का क्यों, फलों में से केले को छांटा गया, केला सबसे पौष्टिक है, एक की बात हुई केले की। आम रसीला होता है, आम अपने आप में यहाँ जातिवाचक बन गया, जबकि यहाँ आम क्या था व्यक्तिवाचक। तो यहाँ व्यक्तिवाचक इसलिए था क्योंकि फल में से कोई एक छांटा, यहाँ आम जातिवाचक इसलिए हुआ क्योंकि इसको यहाँ छांटा नहीं गया। आम की भी अनेक प्रजाति होती है, दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, मालदा आम, ये सारे तो खाए आपने अभी थोड़ी दिन पहले। दशहरी आम सबसे मीठा, आम में से की एक वेरायटी लिया इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया। अब यहाँ आम जातिवाचक हुआ और दशहरी आम व्यक्तिवाचक। जंगल का राजा शेर है, तो राजा तो एक हुआ ना, तो बहुत सारे पशुओं में से जानवरों में से किसी एक को छांटा गया, यहाँ शेर को छांटा गया इसलिए व्यक्तिवाचक। शेर ताकतवर होता है, अब शेर की भी कई प्रजातियां हैं, तो यहाँ बहुतों में से किसी एक को छांटा नहीं गया, इसलिए शेर किसका काम करेगा यहाँ जातिवाचक संज्ञा का। पशुओं में शेर ताकतवर है, पशु यहाँ जातिवाचक है और शेर यहाँ क्या हो गया व्यक्तिवाचक। जो शेर इस सेंटेंस में जातिवाचक था, वो शेर यहाँ पशुओं में से एक छांटने की वजह से, अलग करने की वजह से, एक की बात करने, बहुतों में से किसी एक की बात करने की वजह से वो शेर यहाँ व्यक्तिवाचक बन गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है, तो बहुत सारी नदियों में से यहाँ गंगा नदी की बात कही, इसीलिए नदी तो जातिवाचक शब्द है, तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत में गाय को पूजा जाता है, भारत में गाय को पूजा जाता है, तो यहाँ पे गाय क्या है जी बहुत सारे पशुओं में से कोई एक, तो बहुत सारे पशुओं में से किसी एक को पूजा जा रहा है, वो गाय है, ये भी क्या कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा।
देसी गाय सबसे सीधी होती है, देसी गाय सबसे सीधी होती है, तो ये भी क्या है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या है, बहुत सारी गायों में से देसी गाय व्यक्तिवाचक है। भारत में गाय को पूजा जाता है, देश अगर आता तो जातिवाचक, भारत व्यक्तिवाचक है। यहाँ गाय को पूजा जाता है, बहुत सारे पशुओं में से किसी एक गाय को पूजा जा रहा है, तो गाय यहाँ क्या है, अपने आप में व्यक्तिवाचक है। गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है, अगर वो इसको अंडरलाइन करता है तो आपका हो गया जातिवाचक, अंडरलाइन नहीं करता पूरे सेंटेंस को पूछता है तो हो गया व्यक्तिवाचक, क्योंकि नदी में से किसी एक की बात हो रही है, बहुत सारे पशुओं में से किसी एक गाय को पूजा जा रहा है। यहाँ बहुत सारी जो गाय, देसी गाय, साहिवाल गाय, जर्सी गाय, अमेरिकन गाय, नील गाय, तो उनमें से आप केवल देसी गाय की बात कर रहे हो, ठीक है, तो देसी गाय सबसे सीधी होती है। तो ये क्या हो गया जी, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों ये था आपका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का। अब इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, जब नोट करके लिखना है, तीसरी कंडीशन और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ का, अलग अलग तरह के क्वेश्चन की वैरायटी होती है। एक तो होती है शब्दों वाली, शब्द दे के पूछ लेगा जी आपसे, कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन की वैरायटी के आधार पर चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। ये शब्द दे के पूछेगा व्यक्तिवाचक जाति भाववाचक क्या है, फिर पूछेगा सेंटेंस देके, और फिर पूछता है दोस्तों इसमें से, ठीक है, यहाँ आपको लिखना है नोट करके, या तीसरा नंबर आप डाल दो इस पर, दूसरा सेंटेंस वाला था, यदि किसी व्यक्तिवाचक, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए, तो वे संज्ञा व्यक्तिवाचक ना होकर, तो वे संज्ञा व्यक्तिवाचक ना होकर, वे संज्ञा व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। वे संज्ञा व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। वे संज्ञा व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके बाद में जी फोर्थ पॉइंट, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, जैसे यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, जैसे राम रावण कृष्ण कंस कुंभकर्ण विभीषण सीता सती सावित्री, सीता, जैसे राम रावण कृष्ण कंस कुंभकर्ण विभीषण सीता सती सावित्री, सीता सती सावित्री, जयचंद हरिश्चंद्र, जयचंद हरिश्चंद्र, राम रावण कृष्ण कंस कुंभकर्ण विभीषण सीता सती सावित्री जयचंद हरिश्चंद्र, शेक्सपियर, नेपोलियन आदि, नेपोलियन आदि किसी वर्ग जाति समुदाय उपाधि किसी वर्ग जाति समुदाय उपाधि के लिए हो तो ये सभी, उपाधि के लिए हो तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा ना बनकर ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सभी व्यक्तिवाचक, ये सभी, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। किसी वर्ग जाति समुदाय उपाधि के लिए हो तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा
बन जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार जी हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का, ठीक है। जैसे मिठाई है, मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ अपने आप में बहुवचनों का प्रयोग हो गया तो जातिवाचक बनेगी, ठीक है। कृष्ण, कंस, कुंभकर्ण ये सब एक व्यक्ति रहे जयचंद, लेकिन इनका प्रयोग अगर आप वर्ग के लिए किसी जाति के लिए करोगे, किसी समुदाय के लिए, तो ये व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक बन जाएगी। जैसे बस 2 मिनट और पढ़ाऊंगा, ये 2 कंप्लीट हो जाएंगी संज्ञा के भेद। जैसे एक समय ऐसा भी था जब, एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सती सावित्री रहती थी। सती, एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सती सावित्री रहती थी। एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सती सावित्री रहती थी। दूसरा, एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में, एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में श्री राम जन्म लेंगे, श्री राम जन्म लेंगे, जब हर घर में श्री राम जन्म लेंगे। भारतीय राजनीति में विभीषण या विभीषणों की, भारतीय राजनीति में विभीषणों की कमी नहीं है। भारतीय फौज जयचंदों से भरी पड़ी है। भारतीय फौज जयचंदों से भरी पड़ी है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब यहाँ शेक्सपियर एक साहित्यकार ना होकर उपाधि है, तो जातिवाचक बन गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्णी, परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्णी नींद में चले गए। परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्णी नींद में चले गए। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये कुंभकर्ण एक नहीं है, बहुवचन में प्रयोग हो गया ना, सभी छात्रों के लिए आया है। यहाँ नेपोलियन उपाधि हो गया, एक व्यक्ति नहीं है। शेक्सपियर एक उपाधि हो गया, व्यक्ति नहीं है। नहीं, नेपोलियन और शेक्सपियर तो एक व्यक्ति रहे। ये तो अपने आप में यूरोप के अंदर सबसे बड़े साहित्यकार थे शेक्सपियर। नेपोलियन चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन यहाँ चक्रवर्ती सम्राट ना हो गए, उपाधि हो गए समुद्रगुप्त। यहाँ प्रयोग किसका किया आपने? जयचंद, बहुवचन में प्रयोग कर लिया। जयचंद एक था, लेकिन यहाँ बहुवचन में प्रयोग कर लिया आपने। यहाँ विभीषण बहुवचन में प्रयोग कर लिया। यहाँ श्री राम एक है लेकिन हर घर के लिए आए। यहाँ सती सावित्री एक है लेकिन हर घर के लिए। ठीक है, एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में सीता जन्म लेगी या माता सीता जन्म लेगी। तो ये सारे के सारे जो शब्द है ना, कृष्ण, कंस, कुंभकर्ण, विभीषण, सीता, सती सावित्री, राम, रावण। अब जैसे दिल्ली रावणों से भरी पड़ी है, ठीक है, दिल्ली में अनेक रावण रहते हैं, तो रावण अपने आप में उपाधि हो गया, किसी वर्ग के लिए आ गया। तो जब इनका प्रयोग किसी वर्ग समुदाय के लिए होगा तो दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। मेरी क्लास हरिश्चंद्रों से भरी पड़ी है। मेरी क्लास में अनेक हरिश्चंद्र है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी क्लास में अनेक हरिश्चंद्र हैं, मेरी क्लास हरिश्चंद्रों से भरी पड़ी है, मेरी क्लास हरिश्चंद्रों से भरी पड़ी है। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या कहलाया? यहाँ पे व्यक्तिवाचक ना होके जातिवाचक। क्यों? हरिश्चंद्र यहाँ एक नहीं है बल्कि बहुवचन में प्रयोग हुआ। भाई जैसे पशु एक वचन और पशुओं बहुवचन, तो जब भी हम किसी के अंत में अऊ का प्रयोग करते हैं तो उसको हम विभक्तियुक्त बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ पे भी देखो ये अऊ का प्रयोग है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे भी अऊ का प्रयोग है, यहाँ पे भी अऊ का है।
तो ये तो अपने आप में खुद में बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं, और यही आपको कहा भी गया। यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे संज्ञा व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यदि हम इन शब्दों का प्रयोग किसी उपाधि के लिए करें, किसी के समुदाय के लिए करें, किसी जाति के लिए करें, किसी वर्ग के लिए करें, तो ये व्यक्तिवाचक ना होंगे, जातिवाचक बन जाते हैं। तो ये हो गया जी हमारा यहाँ तक कंप्लीट, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारा आपको कराया। अब तीसरा वेद है भाववाचक संज्ञा, जो कराएंगे कल वाली क्लास में। भाववाचक संज्ञा ये आपको जाना। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।